गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट आपके आने वाले एग्जाम यूजीसी नेट, पीजीटी, जीएसटी, टेंथ प्रोफेसर, सोशियोलॉजी समेत कोई भी एग्जाम हो, हर एक के लिए मस्ट है। चाहे वो किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, बस आपके सब्जेक्ट ग्रुप में सोशियोलॉजी होना चाहिए, जिसके लिए क्लास मस्ट हो जाती है। कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, ठीक है, इसलिए मोबाइल मेरा चार्ज नहीं था और इन्वर्टर तो मेरे पास था नहीं, क्योंकि इसीलिए आपका क्लास नहीं हो पाया था, जिसके लिए रियली सॉरी। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी को चुनाव करने का कार्य कहलाता है। एक विवाह, अंतर विवाह, बहिर्विवाह, कुलीन विवाह। क्या हो जाएंगे? अपने सामाजिक समूह से ही जीवन साथी को चुनाव करने का कार्य कहलाता है। क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। यहाँ हम व्याख्या में देखते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अंतर विवाह वह विवाह प्रथा है जिसमें व्यक्ति अपने ही सामाजिक समूह, जाति, उपजाति या धर्म समुदाय के भीतर जीवन साथी का चुनाव करता है। प्रश्न में कहा गया है कि अपने सामाजिक समूह में से ही जीवन साथी का चुनाव करना, ये अंतर विवाह की परिभाषा है। ये क्या हो जाएगा? अंतर विवाह हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी अंतर विवाह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, परिस्थिति व भूमिका, आयु व लिंग अनुपात, प्रजनन व मृत्यु दर। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट कर बताइए। यहाँ नीचे व्याख्या में देखते हैं क्या हो जाएगा। सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व क्या है? सामाजिक संरचना, सोशल स्ट्रक्चर, समाज में विभिन्न परिस्थितियों, स्टेटस और उनसे जुड़ी भूमिकाओं यानी रोल के संगठित संबंधों से बनती है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति व्यक्ति का सामाजिक स्थान, जैसे शिक्षक, माता, छात्र। भूमिका क्या होती है? उस स्थान से जुड़ी अपेक्षित क्रियाएं और व्यवहार होती हैं। इसीलिए सामाजिक संरचना के निर्माणकारी तत्व माने जाते हैं परिस्थिति और भूमिका, ठीक है। और अन्य सभी विकल्प जो है आपका गलत दिया गया है। इसमें का राइट आंसर परिस्थिति और भूमिका हो जाएगी। यहाँ ऊपर देखते हैं परिस्थिति एवं भूमिका, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? समाज की संरचना में होने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। तो क्या कहा जाएगा इसको? सभी लोग कमेंट कर बताइए। जब समाज की संरचना सोशल स्ट्रक्चर, जैसे परिवार, वर्ग, जाति, संस्थाएं, भूमिकाएं और सामाजिक संबंध में परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन यानी सोशल चेंज कहा जाता है। सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? संस्कृति, रीति रिवाज, मूल्य आदि में बदलाव होता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन। प्रौद्योगिकी परिवर्तन, तकनीक में बदलाव। और इसका राइट आंसर सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रश्न विशेष रूप से समाज की संरचना में परिवर्तन की बात कर रहा है, इसलिए सही उत्तर सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप लोग क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथियों तथा नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, वह अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है?
जिस अवस्था में बच्चों को परिवार के साथ साथ पड़ोस, विद्यालय, खेल, साथी तथा नवागंतुक के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, तो वह अवस्था निम्न में से क्या कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तदात्मीकरण अवस्था, किशोरावस्था। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? नीचे व्याख्या में देखते हैं, ऐसे बाल्यावस्था होना चाहिए था। देखते हैं, आप लोग आंसर बता दीजिए। व्याख्या में बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, वह अवस्था है जिसमें बच्चा परिवार के अतिरिक्त पड़ोस, विद्यालय, खेल के साथी तथा नए लोगों के साथ संपर्क स्थापित करता है और उनके साथ समायोजन, एडजस्टमेंट करना सीखता है। शैशवावस्था में क्या है? शैशवावस्था में बच्चा मुख्यतः परिवार पर निर्भर रहता है। शैशवावस्था में बच्चा परिवार पर निर्भर होता है। तदात्मीकरण क्या होता है? तदात्मीकरण अवस्था में बच्चा अनुकरण और पहचान की प्रक्रिया में गुजरता है। किशोरावस्था बाद की अवस्था है जिसमें पहचान, स्वतंत्रता और सामाजिक भूमिकाओं का विकास अधिक होता है। इसलिए प्रश्न में गवर्णित स्थिति बाल्यावस्था की विशेषता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? बच्चे के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, बच्चे के जीवन के बीच के वर्षों में, बच्चे के जीवन अंतिम वर्षों में, इनमें से किसी में भी नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? क्या हो जाएंगे यहाँ पर? समाजीकरण की प्रक्रिया किस समय अधिक प्रभावपूर्ण होती है? तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे देखते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? समाजीकरण, सोशलाइजेशन, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा समाज के मूल्य, मानदंड, भाषा और व्यवहार सीखता है। यह प्रक्रिया जीवन भर चलती है, लेकिन इसका सबसे अधिक प्रभाव बच्चे के प्रारंभिक वर्षों, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, क्योंकि इसी समय व्यक्तित्व और व्यवहार की बुनियाद बनती है। परिवार, माता पिता और निकट परिवेश का प्रभाव इस अवस्था में सबसे अधिक होता है। भाषा, आदत, अनुशासन और सामाजिक व्यवहार प्रारंभिक वर्षों में तेजी से विकसित होती है। तो बच्चे के जीवन में प्रारंभिक वर्षों में, बच्चों के जीवन के प्रारंभिक वर्षों में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे यहाँ पर? ये बच्चों के जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? विकसित, अविकसित, आत्म केंद्रित, आत्मविश्वासी। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताइए। पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकृति का होता है? इसकी व्याख्या देखते हैं, तब तक आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग यह प्रश्न जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित है। जीन पियाजे कौन है? ये साइकोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं ये। पूर्व ऑपरेशनल स्टेज लगभग 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा दुनिया को मुख्यतः अपने दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। इसीलिए पूर्व ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यहाँ पर आत्म केंद्रित हो जाता है, ऑप्शन सी। बच्चा क्या हो जाता है? आत्म केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क, कम्युनिकेटिव कनेक्ट होता है, तब आत्मनिक सेल्फ का विकास होता है? मिड, कूले, फ्रायड, जॉर्ड। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी लोग कमेंट को बताइए। किस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का दूसरे व्यक्ति से जब संवहनात्मक संपर्क होता है तब आत्म का विकास होता है? ये क्या हो जाएंगे यहाँ पर?
ये होना चाहिए, मीड का है ये। आप लोग आंसर बताइए, राइट आंसर बताइएगा आप लोग। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार आत्म यानी सेल्फ का विकास सामाजिक अंतःक्रिया और विशेष रूप से समानात्मक संपर्क कम्युनिकेटिव कनेक्ट के माध्यम से होता है। बच्चा दूसरों के साथ संवाद और प्रतीकों लैंग्वेज जेस्टियर्स के आदान प्रदान द्वारा स्वयं को समझना सीखता है। कूले क्या कहते हैं? दर्पणवत आत्म लुकिंग ग्लास सेल्फ के लिए प्रसिद्ध है। फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए हैं। जॉर्ज इस अवधारणा से संबंधित नहीं है। या राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएंगे, ऑप्शन ए मीड हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता है या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा और उसे सत्ता कहा जाएगा, शक्ति कहा जाएगा, प्रभुत्व कहा जाएगा, एक और दो दोनों कहा जाएगा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो ये क्या हो जाएगा? सत्ता कहा जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ये होना है। आप लोग आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? व्याख्या में देखते हैं। व्याख्या, समाज में मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति पावर किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने की क्षमता, चाह विरोध हो। सत्ता वह शक्ति जिसे समाज द्वारा वैध माना जाएगा। प्रभुत्व, दूसरों पर नियंत्रण या आदेश पालन की स्थिति। प्रश्न में कहा गया है कि पिता द्वारा बच्चों को डांटना या दंड देना वैध माना जाता है, अर्थात यह सामाजिक रूप से स्वीकृत अधिकार है, इसलिए इसे सत्ता कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर सत्ता माना जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ये नहीं होगा। जब यहाँ पर दिया गया है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को किसी कार्य के लिए डांटता या मारता है तो उसे वैध माना जाएगा, उसे सत्ता कहा जाएगा सत्ता। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है? किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया? अरस्तु, रूसो, स्ट्रेसी, लॉक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? किस विद्वान के शब्दों में सामाजिकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? विकास की प्रक्रिया, सामाजिकरण विकास की प्रक्रिया है, किस विद्वान के शब्दों में? यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। समाजशास्त्री स्ट्रेसी के अनुसार सामाजिकरण विकास की एक प्रक्रिया है, अर्थात सामाजिकरण केवल सामाजिक नियम सीखना नहीं बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यवहार और सामाजिकरण गुणों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। अरस्तु क्या कहते हैं? मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा किसने? अरस्तु ने। रूसो क्या कहते हैं? प्राकृतिक शिक्षा के पक्षधर हैं मनुष्य। लॉक कहते हैं कि कोरा कागज का सिद्धांत दिया है। लॉक ने कोरा कागज का सिद्धांत दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिक प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? किस अवस्था में परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को राजनैतिक समाजीकरण का अधिकार प्रभावशाली अभिकरण माना गया है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, युवावस्था, किशोरावस्था। तो क्या हो जाएंगे? सभी लोग आंसर बताइएगा। व्याख्या, राजनीतिक समाजीकरण पॉलिटिकल सोशलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक मूल्य, विचार, दृष्टिकोण और व्यवहार सीखता है। शैशवावस्था में परिवार का प्रभाव सबसे अधिक होता है।
बाल्यावस्था में भी परिवार प्रमुख अभिकरण रहता है। किशोरावस्था में व्यक्ति स्कूल, मित्र मंडली, मीडिया और बाहरी समाज से अधिक प्रभावित होने लगता है। इस अवस्था में राजनीतिक विचारों का निर्माण तेजी से होता है। इसलिए परिवार की अपेक्षा स्कूल एवं मित्र मंडली को अधिक प्रभावशाली राजनीतिक समाजीकरण का अभिकरण किशोरावस्था में माना गया है। तो क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, किशोरावस्था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति समाजीकरण में योग देती है। संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। कौन सा कथन असत्य पूछा है? यहाँ असत्य पूछा हुआ है, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? संस्कृति मानव को मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति मानव व्यवहारों में समरूपता लाती है। समाजीकरण में योग देती है। सामाजिक नियंत्रण में बाधा डालती है। तो यहाँ पर असत्य पूछा हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाना चाहिए, होगा यहाँ पर। सामाजिक नियंत्रण में बाधा, संस्कृति बाधा नहीं डालती है। यहाँ बाकी सब सही है और ये गलत है। यहाँ व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्कृति समाज को मूल्य आदर्श, मानदंड और व्यवहार में नियम प्रदान करती है, जिससे सामाजिक नियंत्रण मजबूत होता है। सही। संस्कृति मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति समाजीकरण में व्यवहार महत्वपूर्ण योगदान देती है। डी है, वास्तव में संस्कृति सामाजिक नियंत्रण में सहायता करती है, बाधा नहीं डालती है। ये यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसे कि हमने बताया है डी, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य पूछा हुआ है यहाँ पर? वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, जबकि जातियां असंख्य होती हैं। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। वर्ण खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है, ये तो सही है। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण के 4 प्रकार होते हैं, जबकि जातियां असंख्य होती हैं। कौन सा कथन सत्य माना जाएगा? वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है। वर्ण का खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसमें सभी सही हो जाना चाहिए था। देखते हैं, संस्कृति समाज को मूल्य, आदर्श, मानदंड और व्यवहार के नियम प्रदान करती है। मूल्य, आदर्श, मानदंड, व्यवहार के नियम प्रदान करती है, जिससे सामाजिक नियंत्रण मजबूत होता है। संस्कृति मूल्य एवं आदर्श प्रदान करती है। संस्कृति व्यवहारों में समरूपता लाती है। संस्कृति सामाजिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर देखिए, ये व्याख्या इसका ये गलत दूसरा लिखा गया है। यहाँ सभी सही हो जाएगा। वर्णों का निर्धारण व्यवसाय से होता है, जबकि जाति का निर्धारण जन्म से होता है, ये भी सही है। वर्णों का 4 प्रकार होते हैं, जबकि जातियां असंख्य होती हैं, ये भी सही है। बी भी सही है। वर्ण एक खुला वर्ग है, जबकि जाति एक बंद वर्ग है, तो इसमें सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है, सभी सही हो जाएंगे यहाँ पर। सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? E.W. स्टीवर्ट ने, टालकट पार्सन्स ने, कार्ल मैनहीम ने, एस.एफ. नॉडेल ने। सामाजिक संरचना की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? तो यहाँ पे स्टीवर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। नीचे व्याख्या देख लेते हैं। E.W. स्टीवर्ट ने सामाजिक संरचना को अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल
के रूप में परिभाषित किया है। अन्य विकल्प को देख लेते हैं। टालकट पर्सन सामाजिक व्यवस्था और संरचनात्मक कार्यात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। कार्ल मैनिंग ज्ञान का समाजशास्त्र से संबंधित हैं। एसएफ नाडर सामाजिक संरचना को भूमिकाओं और संबंधों की व्यवस्थित व्यवस्था के रूप में समझाते हैं। अतः उत्तर सही स्टीवर्ट हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगी। ऊपर बताएं आपको राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने समाज को 3 वर्गों यथा योद्धा, कलाकार और शासक में विभाजित किया था? प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट, डेमेट्रियस। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया है। शासक वर्ग, रूलर्स, फिलोसफर, किंग। योद्धा वर्ग, वॉरियर्स या एक्सलिरियस। उत्पादक या कलाकार वर्ग, प्रोड्यूसर या आर्टिसेंस। प्रश्न में योद्धा, कलाकार एवं शासक, यही प्लेटो का वर्गीकरण है। प्लेटो के गुरु थे कौन? सुकरात प्लेटो के गुरु थे। यह वर्गीकरण उन्होंने नहीं दिया है। आप प्लेटो के गुरु थे। सुकरात कौन थे? प्लेटो के गुरु थे। इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन थी? सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन थी? पशु बलि, शत्रु का रक्त पीना, मानव बलि, नरभक्षिता। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सर्वप्रथम विकसित होने वाली बर्बर प्रथा कौन सी थी? यहाँ नरभक्षिता हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या, मानव समाज के आदिम विकास और मॉर्गन लेविस एच मॉर्गन की सांस्कृतिक विकास की अवधारणा के अनुसार प्रारंभिक बर्बर या आदिम प्रथाओं में सबसे पहले विकसित होने वाली प्रथम प्रथा नरभक्षिता मानी जाती है। यह भोजन की कमी, युद्ध और आदिम जात धार्मिक विश्वासों से जुड़ी हुई थी। विकल्पों का विश्लेषण देख लेते हैं। पशु बलि बाद की धार्मिक प्रथा होती है। शत्रु का रक्त पीना युद्ध संबंधी विशेष प्रथा। मानव बलि संगठित धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ी बाद की प्रथा। नरभक्षिता सबसे प्रारंभिक और आदिम बर्बर प्रथा है। अतः सही उत्तर डी होगा, नरभक्षिता। तो यहाँ पे आपको बताए थे ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति है एक। क्या है संस्कृति? अंतर्निष्ठ आचरण, मनुष्य की व्यक्तिगत कुल परंपरा, अर्जित आचरण, इनमें से कोई नहीं। संस्कृति है। क्या है संस्कृति? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? संस्कृति है एक। इसका अर्जित परंपरा हो जाएगा संस्कृति का। तो यहाँ देखते हैं, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में संस्कृति यानी कल्चर को सीखे हुए या अर्जित व्यवहार के रूप में माना जाता है। संस्कृति जन्मजात नहीं होती है। यह व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से परिवार, समाज, विद्यालय, धर्म आदि से सीखता है। इसका राइट आंसर अर्जित हो जाएगा। यहाँ पे अर्जित हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं हैं। संस्कृति, लोक रीतियाँ, सभ्यता, परंपरा। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ईवी टायलर ने संस्कृति की प्रसिद्ध परिभाषा दी है। संस्कृति या सभ्यता वह जटिल समष्टि है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, नीति, कानून, प्रथा और तथा वे सभी योग्यताएं और आदतें शामिल हैं जिन्हें
मनुष्य समाज के सदस्य के रूप में अर्जित करता है। इस परिभाषा में ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा आदि को संस्कृति के अंग बताया गया है। विकल्पों का विश्लेषण। संस्कृति पहला सही है। संस्कृति। लोक रीतियाँ क्या हैं? संस्कृति का एक भाग मात्र है। सभ्यता। टायलर ने संस्कृति या सभ्यता कहा, पर परीक्षा में इस उदाहरण का मानक उत्तर संस्कृति माना जाता है। तो यहाँ पे संस्कृति हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति का मुख्य वाहक है राज्य व्यवस्था, समाज, प्रतीक, व्यक्ति। संस्कृति का मुख्य वाहक है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट को बताइएगा। संस्कृति का मुख्य वाहक क्या है? प्रतीक हो जाएगा, समाज, राज्य, भाषा या व्यक्ति। इसकी व्याख्या देखते हैं। समाज शास्त्र और मानव शास्त्र में प्रतीक सिंबल को संस्कृति का मुख्य वाहक, चीफ कैरियर ऑफ कल्चर माना जाता है। भाषा, संस्कृति, ध्वनि, झंडा, धार्मिक चिन्ह आदि प्रतीकों के माध्यम से संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है। मनुष्य प्रतीकों को समझकर अर्थ ग्रहण करता है और सांस्कृतिक व्यवहार सीखता है। विकल्पों का विश्लेषण यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। राज्य व्यवस्था संस्कृति को नियंत्रित कर सकती है पर मुख्य वाहक नहीं। समाज संस्कृति का वाहक आधार है, व्यापक आधार है। प्रतीक सही उत्तर है ये ऑप्शन सी, प्रतीक इसका सही उत्तर है। व्यक्ति संस्कृति का धारक होता है पर मुख्य वाहक प्रतीक माने जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा डैश के रूप में दी गई है। मैरिट द्वारा संस्कृति की परिभाषा डैश के रूप में दी गई। सूचनीय, बुद्धि, सहायक, मानववादी, प्रवर्धक। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सभी कमेंट बताइए। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें चैनल को। आर मैरिट ने संस्कृति को प्रवर्धक के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार संस्कृति मनुष्य की प्राकृतिक क्षमताओं को विकसित और बढ़ाने वाली शक्ति है। विकल्पों का विश्लेषण। इसमें प्रवर्धक सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर प्रवर्धक ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी स्थिर प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल्पनिक प्रकृति, प्रतीकात्मक प्रकृति। संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे? इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार हम। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी प्रतीकात्मक प्रकृति, सिंबल नेचर मानी जाती है। मनुष्य भाषा, संकेत, चिन्ह, ध्वज, धार्मिक प्रतीकों आदि के माध्यम से अर्थ व्यक्त करता है। संस्कृति का संचार, संरक्षण और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण प्रतीकों के माध्यम से होता है। इसी कारण संस्कृति को अन्य जीवों के व्यवहार से अलग माना जाता है। विकल्पों का विश्लेषण। इसका राइट आंसर प्रतीकात्मक प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, प्रतीकात्मक प्रकृति। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन आप कंप्लीट हुए। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।